स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो दृष्टि में विधि विधि के बारे में जो पॉलिटी से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीपीएससी में, वही सिर्फ देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। बस जो बन सकते हैं उसको अगर बनेगा तो वहीं से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहला है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 में आया। कब अप्रूवल दिया इस बिल को राष्ट्रपति ने? तो 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की। लोकसभा से ये 30 मार्च 2022 को पास हुआ था और राज्यसभा से 5 अप्रैल 2022 को ये पारित हुआ था बिल। जो ये बिल है वो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में क्या करता है? संशोधन करता है। और ये 57 के बाद ये 2011 में संशोधित किया गया था। उसके बाद अभी 2022 में किया जा रहा है। देखो इसमें है क्या कि दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बांटा गया था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, 2022 वाले अधिनियम से दिल्ली नगर निगम नाम कर दिया गया, तीनों को एकजुट कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि 3 हिस्से में रहेगा, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में नहीं रखे। अब दिल्ली नगर निगम के रूप में एक समग्र रूप से जाना जाएगा। यही मेन इस बिल में था। ठीक, इस बिल में दूसरी बात ये थी कि दिल्ली नगर निगम की सीटों की संख्या कितनी होगी? तो 250 होगी। कितनी होगी? 250 से अधिक नहीं न होने का प्रावधान है इसमें, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022। क्वेश्चन बनेगा तो यही यही जो एससी और एसटी अमेंडमेंट से जो हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें क्या है कि 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति ने क्या किया? मंजूरी दिया इस बिल पे। और लोकसभा 30 मार्च 2022 को दिया, राज्यसभा 30 मार्च 2022 को दिया था और लोकसभा 5 अप्रैल 2022 को इस अधिनियम को या विधेयक को पारित किया था। अब मंजूरी राष्ट्रपति से कब मिल गई? 8 अप्रैल 2022 को। ये जो अधिनियम है वो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 दोनों में संशोधन करता है। ध्यान रखना, एससी और एसटी 1950 के आदेश को क्या करता है? संशोधित करता है। इस अधिनियम में ऐसा किया गया कि झारखंड की एससी सूची, जो एससी सूची है, उस एससी सूची से भोक्ता समुदाय है झारखंड का, उसको निकालकर एसटी सूची में डाल दिया गया है। तो झारखंड के भोक्ता समुदाय को निकाल के कहाँ डाल दिया गया? एसटी सूची में डाल दिया गया। और झारखंड में एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने हेतु एसटी आदेश की अनुसूची में संशोधन करता है। तो ध्यान रखना कि जो ये अधिनियम है ये झारखंड की एससी सूची से जो भोक्ता समुदाय था उनको निकाल के कहाँ डाल देता है? एसटी सूची में डाल देता है। और झारखंड में जो एससी सूची है, एसटी सूची है, उसमें कुछ समुदायों को क्या करता है? उस सूची में, एसटी सूची में शामिल करता है। तो कौन कौन से समुदाय हैं? तो देसावरी है, गंजू है, गोतलबंदी है या दौलबंदी इसको बोलते हैं, पटबंदी है, राउत, माझिया, खैरी, तमरिया और पुराण, ये सबको शामिल किया गया है एसटी आदेश के अनुसूची में। एसटी आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है झारखंड में एसटी सूची में। कौन कौन से समुदाय को? तो देसावरी, गंजू, गोतलबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी, तमरिया और पुराण। बस ये याद रखना, भोक्ता वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022। ये लोकसभा में 28 मार्च को ये बिल पारित हुआ था। वहीं 6 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ। 18 अप्रैल को राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसे क्या कर दिया? अप्रूवल दे दिया, सहमति दे दी। तो जो अधिनियम ये 2022 वाला है वो संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में ये क्या करता है? संशोधन करता है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। इस संशोधन में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों की सूची कुकी जनजाति की उपजाति, कुकी जनजाति की एक उपजाति है दार्लोंग, दार्लोंग समुदाय को शामिल कर लिया गया है। तो अनुसूचित जातियों की सूची में कुकी जनजाति की एक उपजाति है दार्लोंग, उसको शामिल कर लिया गया है। किसमें? अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया गया? अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। ठीक, और इसी में भाग 15 दिया गया है, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को निर्देशित करता है। तो ये ध्यान रखना कि त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों की सूची में जो कुकी जनजाति थी उसकी एक सब ट्राइब, उप जनजाति के रूप में दार्लोंग को उप जनजाति के रूप में शामिल कर लिया गया। ये सब ट्राइब है किसकी? कुकी जो ट्राइब है उसका सब ट्राइब है
ये कहाँ पे मिलता है? त्रिपुरा में। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो दार्लोंग को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ये लोकसभा में पारित हो गया 1 अप्रैल को। क्या है इसमें, ये देखते हैं। तो ये जो विधेयक है, ये अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 एसटी आदेश 1967 के एसटी आदेश और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 एससी आदेश में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करता है। अर्थात जो यूपी के एसटी आदेश है 1967 में संशोधन करता है, और दूसरा एससी आदेश 1950 में ये क्या करता है? विधेयक संशोधन करता है। अब इसमें क्या है संशोधन में कि इस विधेयक अनुसूचित जाति एससी आदेश में संशोधन करता है, ताकि ये एससी आदेश में संशोधन करता है निम्नलिखित 4 जिलों में गोंड समुदाय को एससी सूची से हटाया जा सके। तो गोंड समुदाय को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया कि ये 4 जिलों के 4 जिले कौन है? चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और चंदौली में जो गोंड समुदाय हैं उनको एससी की सूची से हटाया गया है। ठीक, और इन 4 जिलों में जो गोंड समुदाय हैं उनको एसटी समुदाय के एसटी के तौर पे मान्यता दे दी गई है। तो इस आदेश द्वारा इन 4 जिलों में जो गोंड समुदाय हैं वो एससी की सूची से निकाल के एसटी सूची में डाल दिया गया है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से संबंधित है। और कौन से? गोंड समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दिया? तो 29 दिसंबर को दिया था। राज्यसभा से 21 दिसंबर को पारित हुआ था यह विधेयक, और 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था। तो इसमें क्या है कि आरपीए एक्ट दोनों, जो आरपीए एक्ट 1950 है और 51 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 में संशोधन करता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है मेन ये बिल लाने का? तो आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के माध्यम से दोहरे नामांकन के खतरे को रोकना। तो आधार को वोटर आईडी से क्या करना है? जोड़ना है, और इससे दोहरे जो नामांकन होते हैं सूची में, निर्वाचन सूची में, उनसे बचना है या उसके खतरे से रोकना है। ठीक, और साथ ही पत्नी शब्द की जगह पति पत्नी लगा दिया गया, संशोधित किया गया। केवल निर्वाचन के विधि में पत्नी शब्द था, उसकी जगह पति और पत्नी शब्द लगा दिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 18 वर्ष की आयु जो मत देने के लिए पात्र हैं वो पार कर चुके हैं ये एज 18 वर्ष के युवाओं के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा। तो 4 बार अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुके हैं युवा। तो कब? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 एक वर्ष में निर्धारित किया गया है, ये अपना नामांकन करा सकते हैं। ठीक, जबकि पहले क्या था कि वर्ष में 1 बार कर सकते थे, 1 जनवरी को कर सकते थे। ठीक, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 लाया गया। ये 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? स्वीकृत कर लिया गया 13 दिसंबर 2021 को। लोकसभा में 2 अगस्त को पारित हुआ, और वहीं राज्यसभा में 2 दिसंबर को पारित हुआ था बांध अधिनियम। अब अगर देखें तो बांध अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 राष्ट्रीय निकाय, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, अर्थात राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है इस बांध अधिनियम में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है? तो बांध अधिनियम 2021 के तहत किया गया है। ठीक, इसी में देखें तो सबसे ज्यादा बांध, अधिकतर बड़े बांध कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है 2394। उसके बाद बांध देखें तो मध्य प्रदेश में 906 है, और तीसरे नंबर पे गुजरात है 632। तो सबसे ज्यादा बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो कृषि के 3 विधेयक आए थे उनको कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021 द्वारा इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है। 29 नवंबर 2021 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया, और 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति क्या किया? सहमति प्रदान किया। देखो ये विधेयक में दोनों काम, राज्यसभा और लोकसभा दोनों आए थे। विधेयक जब पारित हुआ था तो दोनों का रोल था, लेकिन जब विधेयक समाप्त करना होगा तो सिर्फ लोकसभा, और उसके बाद सहमति किसकी? प्रेसिडेंट की चाहिए, और वो विधेयक क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब 3 कृषि कानून कौन थे? तो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पे किसान समझौता अधिनियम 2020। तो मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पे किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। दूसरा था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020।
कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। और तीसरा क्या था? अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, ठीक है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों कृषि कानून को लागू करने पे क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था, और फाइनली इसको वापस ले लिया गया तीनों कानून को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पेटेंट जो संशोधन नियम है 2000, उसमें संशोधन किया गया है। और ये संशोधन कब से लागू हो गया? तो 21 सितंबर 2021 से लागू हो गया। इसमें क्या किया गया है? जो पेटेंट संशोधन नियम है 2021 में, पेटेंट की फीस में 80% तक कटौती किया गया है। कितना? 80%। और उद्देश्य क्या है कि नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन करना। तो नवाचार, इनोवेशन और जो जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी है उनके डेवलपमेंट को क्या करना है? प्रोत्साहन करना। ये पेटेंट संशोधन अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। इससे पहले अब क्या था कि जो भी ये पेटेंट वाला था इस नियम में, वो सर अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले, जो सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। जो इससे पहले था तो सरकार के स्वामित्व वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान थे, उन्हीं को प्राप्त था। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अब लागू कर दिया है, चाहे केंद्रीय हो, प्रांतीय हो या राज्य नियमों के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित विश्वविद्यालय हो, वो सबको शामिल कर लिया गया। अब सरकार के स्वामित्व को हटा के सबको समग्र रूप से क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया है इसमें पेटेंट के लिए। और दूसरी बात है कि जो पेटेंट की जांच में लगने वाला समय पहले था 2015 में 72 महीने लगते थे, अभी घटा के इसे 12 से 30 महीने कर दिया गया है। कितना? 2015 में औसत कितना लगते थे? 72 महीने, उसको 12 से 30 महीने लगा दिया गया। इससे क्या है, जो हमारा आईपीआर है पेटेंट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो हमारा सरलीकरण करना है। और इसमें अगर ये जटिल होगा आईपीआर और ज़्यादा कठिन होगा तो हम क्या करेंगे? पेटेंट नहीं ले पाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है ड्रोन नियम 2021 भी नया लाया गया है। क्या लाया गया है कि विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण, उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नया ड्रोन नियम लाया गया है। क्यों ये लाया गया है? ड्रोन को प्रोत्साहन करने के लिए, ड्रोन के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नया ड्रोन नियम 2021 लाया गया है, जिसमें पहले जो जटिल था, जो बहुत कठिन था, उसमें प्रमाण पत्र लेना होता था, विनिर्माण की प्रमाण पत्र लेना होता था, प्रोटोटाइप, ये विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या ड्रोन का दिया जाता था, तभी आप उड़ान भर सकते थे। तो जितने ये क्लॉज थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो प्रपत्रों की संख्या 25 थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 5 कर दिया गया। और वही 72 प्रकार के जो शुल्क लगते थे उसे घटाकर 4 प्रकार के कर दिया गया। तो ये इसको सरलीकरण किया गया। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा के कितना? 5 कर दिया गया। 72 प्रकार के शुल्कों को घटा के कितना कर दिया? 4 कर दिया। नेक्स्ट जोन में क्या है कि एक ग्रीन जोन होता है। ग्रीन जोन में 400 फीट तक और हवाई अड्डे के परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या था कि इस ग्रीन जोन में अगर आप उड़ा रहे हो 8 से 12 किलोमीटर से पहले उड़ा रहे हो तो आपको अनुमति लेना होता था ड्रोन को उड़ाने में। अब उसको सरल कर दिया गया है, लिबरल कर दिया गया है इस नियम को। अब उड़ा सकते हैं, ठीक। वहीं जो येलो पट्टी था हवाई अड्डे के परिधि में, जो येलो पट्टी था वो 45 किलोमीटर से घटा के अब कितना कर दिया गया है? 12 किलोमीटर। पहले था कि येलो पट्टी 45 किलोमीटर अगर एयरपोर्ट है उससे 45 किलोमीटर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, अब घटा के कितना कर दिया गया? 12 किलोमीटर कर दिया गया। तो ये अच्छा प्रोविजन कर दिया गया। माइक्रो ड्रोन एवं नैनो ड्रोन है तो रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब माइक्रो ड्रोन हो चाहे नैनो ड्रोन हो, उसके रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता अब नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि गैर व्यापारिक इस्तेमाल है तो ऐसा नहीं होगा, लाइसेंस नहीं लेना होगा। लेकिन अगर व्यापारिक इस्तेमाल करते हो तो लाइसेंस लेना होगा। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो भारत में पंजीकृत जितने भी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां होंगी वो ड्रोन संचालन कर सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। 105वां संविधान संशोधन क्या है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी, उनकी आइडेंटिफिकेशन अब कौन कर सकता है? पहचान कौन कर सकता है? तो राज्यों द्वारा किया जा सकता है। तो ओबीसी की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना ही 105वां संविधान संशोधन है। क्या हुआ कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने 102वें संविधान संशोधन को लागू होने के पश्चात, जो 102 संविधान संशोधन क्या था? तो 102वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग के लिए क्या था?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया था 102वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो 102वें संविधान संशोधन को लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने की राज्यों की शक्ति क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो जब 102वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि अब राज्य की शक्ति नहीं है ओबीसी की सूची बनाने की, शामिल करने की ओबीसी की या बाहर करने की। तो उसी को खारिज करने के लिए 105वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें ये इनकी शक्ति को बहाल किया गया कि वो ओबीसी की सूची में किसी समुदाय को शामिल कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसमें ये भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा एक सेंट्रल लिस्ट भी ओबीसी के लिए बनाया जाएगा। ओबीसी के लिए एक सेंट्रल केंद्र सूची बनाया जाएगा जो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो केंद्र सरकार और राज्य दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य को पावर दे दिया गया है कि वो ओबीसी की लिस्ट से किसी समुदाय को शामिल कर सकते हैं ओबीसी की लिस्ट में या बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो यही 105वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट और लास्ट है ये अधिकरण सुधार अधिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा द्वारा 3 अगस्त को पारित किया गया, वहीं राज्यसभा के द्वारा 9 अगस्त को पारित किया गया और 13 अगस्त को राष्ट्रपति ने अधिकरण सुधार अधिनियम को मंजूरी दे दी थी, सहमति दे दी थी। संविधान में अगर आर्टिकल देखें अधिकरण के गठन का तो 323 ए और बी है। 323 ए में जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण उसको लाया जाता है और बी में अन्य आते हैं। तो ये ध्यान रखना, 323 ए और बी है किससे जुड़ा हुआ, ये अधिकरण से जुड़ा हुआ है। अब देखो कि अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं अधिकरण। अधिनियम 2021 के तहत बहुत सारे अपीलीय अधिकरण को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन से, जैसे प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक तो बहुत सारे अधिकरण को क्या कर दिया गया, इससे समाप्त कर दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए सिलेक्शन कमेटी का स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें अधिकरण के जो सदस्य होंगे अधिकरण में, उसकी खोज सह चयन समिति की स्थापना की बात कौन करता है, ये अधिनियम 2021 करता है, खोज सह चयन समिति। ठीक है, या इसको सिलेक्शन कमेटी भी हम लोग बोलते हैं। जो सिलेक्शन कमेटी है उस सिलेक्शन कमेटी की बात किया गया कि समिति में अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा इस समिति का, सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्षता किया जा सकता है। चाहे सीजीआई हो, चाहे उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश उनके द्वारा नामित हो, तो ये अध्यक्षता करेंगे सिलेक्शन कमीशन का, ठीक है, कमेटी का। राज्य प्रशासनिक अधिकरण हेतु पृथक खोज सह चयन समितियां होंगी। तो राज्य के जो प्रशासनिक अधिकरण है उसके लिए सिलेक्शन कमेटी का समिति क्या होगी, अलग होगी। ये तो सेंटर की बात की गई थी। ठीक है, और इसी में बताया गया है कि जो अधिकरण के जो ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष होगा या 70 वर्ष। ठीक, तो जिसमें से जो भी पहले होगा उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वो पद से मुक्त हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी पहले होगा 4 वर्ष या 70 आयु प्राप्त करने का, तो उस पद से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे अधिकरण के अध्यक्ष के बारे में। तो ये हमारा विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विधि था जो पूछा जा सकता था, उसको हम लोग देख लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।